जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस, समझे? श्री प्रकाश शुक्ला नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे किलर का फिल्म दौड़ने लगता है जिसे ना रिश्ते की परवाह थी और ना ही जाति व धर्म की। यूं तो श्री प्रकाश शुक्ला खुद ही क्राइम की दुनिया में ब्राह्मण और ठाकुर के वर्चस्व की लड़ाई की उपज है। उसे हैवान बनाने के पीछे गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का हाथ था। वो इसलिए ताकि ठाकुरों के नेता वीरेंद्र शाही के आगे वो श्री प्रकाश शुक्ला को खड़ा कर सके। लेकिन हाथ में पिस्तौल पकड़ते ही श्री प्रकाश ने जुर्म को ही अपना मकसद बना लिया, वही उसका धर्म बन गया। फिर जिसने भी उसे घूर कर देखा उसने उसकी आंखें नोच ली। अपने हर दुश्मन और टारगेट को श्री प्रकाश ने ऐसी मौत दी कि जिसने भी सुना या देखा उनकी आंखें फटी रह गई। लेकिन जो कांड उसने लखनऊ में किया उसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने खुलेआम लखनऊ में ऐसा कांड नहीं किया था। श्री प्रकाश शुक्ला ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसे सैकड़ों लोग, उसमें भी ज्यादातर बच्चे, उसे ये सब करते हुए देख रहे हैं। इन सभी चीजों के बावजूद श्री प्रकाश शुक्ला ने एक सफेदधारी नेता को गोली मार के ढेर कर दिया। और जिसे श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा वो भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने गैंगवार का दूसरा चेहरा वीरेंद्र शाही था, जिसे मारते वक्त भी श्री प्रकाश शुक्ला ने गाली देते हुए कहा बहुत घूर कर देखता था, और फिर उनके दोनों आंखों में 5-5 गोली दाग दी। लोगों को लगा कि ठाकुर के गुट के नेता की हत्या हुई है तो जरूर इसके पीछे हरिशंकर तिवारी ही होंगे, लेकिन नहीं। श्री प्रकाश शुक्ला इस वक्त ब्राह्मण की तरफ से नहीं बल्कि एक बिहारी बाहुबली के इशारे पे काम कर रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और पंचम प्रकाश की कहानियां में आज आप देखेंगे कि आखिर वीरेंद्र शाही के दर्दनाक हत्या के पीछे असली कहानी क्या थी और कैसे एक ठाकुर नेता के कत्ल के पीछे फैजाबाद से लेकर बिहार के मोकामा तक फील्डिंग सेट हुआ। 4-4 AK-47 निकाले गए और फिर श्री प्रकाश ने कुछ ऐसा किया जिसे शायद आज भी लखनऊ वाले भूल नहीं पाए हैं। गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला की हैवानियत को समझने के लिए ठाकुर और ब्राह्मण के वर्चस्व के पीछे की असली लड़ाई समझनी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल भी कहते हैं, और उससे सटे बिहार के जिलों में कभी एक नाम की तूती बोलती थी, वीरेंद्र शाही। ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक था। एक ऐसा युग जहां बाहुबल और राजनीति का गठजोड़ अपनी चरम सीमा पर था। शाही का दबदबा इतना जबरदस्त था कि उसका नाम सुनते ही बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते थे। गोरखपुर, जो उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर था, उस वक्त रेलवे टेंडर और ठेकेदारी का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ था। ये ठेकेदारी ना कम समय में बेहिसाब पैसा कमाने का वो जरिया था जिसने न जाने कितने ही लोगों की तकदीर बदली और कितनों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त जब सरकारी कामों के लिए टेंडर की व्यवस्था नई नई शुरू हुई थी तो गोरखपुर में नियम यह था कि टेंडर या तो वीरेंद्र प्रताप शाही के आदमी हथिया लेते थे या फिर उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हरिशंकर तिवारी के गुर्गे। बाजार में यही दो धड़े सक्रिय थे और इन दोनों ही माफियाओं के बारे में कहा जाता था कि इन्हें टेंडर से कोई लेना देना नहीं था। ये तो टेंडर हासिल करते ही बिना कोई काम किए उसे 10-15% के कमीशन पर अपने छोटे ठेकेदारों को या चेलों को पकड़ा देते थे, खुद अपना कट रखते थे। ये एक ऐसा पूलिंग सिस्टम था जो उनके हाथों में अथाशक्ति और दौलत देता था। धीरे धीरे टेंडर को पुल करने का ये गोरख धंधा सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें लोक निर्माण विभाग जैसे कि PWD, सिंचाई विभाग, नगर निगम, वन विभाग, खनन और ऐसे ही दर्जनों छोटे मोटे सरकारी विभागों तक फैल गया था। गोरखपुर और आसपास के जिलों में, जिनमें बिहार के भी कुछ जिले शामिल थे, वो इसी टेंडर के खेल को लेकर इतना ज़्यादा खून खराबा करते थे
दिन दहाड़े इतनी बेखौफ हत्याएं होती थी कि एक वक्त ऐसा आया जब पूरे देश में गोरखपुर को ना क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा था। यहाँ की गलियों और चौराहे बंदूकों की गड़गड़ाहट और लाशों से पट गए थे। आम आदमी दहशत में जीता था क्योंकि उसे पता था कि कभी भी कहीं भी गोलियां चल सकती है। यूपी के इतिहास में यह पहली बार था कि पूरा पूर्वांचल और बिहार अपराध की आग में जाति के नाम पर जल रहा था। ठाकुर जाति के अपराधियों की ढाल बनते थे वीरेंद्र प्रताप शाही, वहीं ब्राह्मण अपराधियों का ठेका उठा रखा था हरिशंकर तिवारी ने। इसी बीच बिहार के कुछ माफिया गैंग ने भी रेलवे टेंडर में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। टेंडर वाले दिन वो अपने पूरे कुनबे के साथ गोरखपुर आ धमकते, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा टक्कर मिलती थी वीरेंद्र प्रताप शाही से। आलम यह था कि रेलवे ऑफिस के सामने तो गोली चलना रोज की बात हो गई थी। अब यही एंट्री होती है सूरजभान सिंह की, बिहार का एक बाहुबली जो पटना के मोकामा के रहने वाले हैं। आज भी जीवित है, लेकिन अब फुल टाइम नेता टाइप आदमी बन गए हैं। तो उस समय ना वो भी रेलवे के ठेके लेते थे। समस्या उनके लिए भी सेम ही था, वीरेंद्र शाही। ऊपर से ये तो बिहार से थे, तो ऐसे भी बाहरी थे गोरखपुर में। तो एक दिन ऐसे ही सूरजभान सिंह भी किसी बड़े टेंडर के लिए रेलवे हेडक्वार्टर के बाहर जोर लगाने पहुंचे गोरखपुर में, लेकिन टेंडर इस बार भी शाही के लोगों ने लूट लिया। अब उसी टेंडर को हथियाने फैजाबाद से विधायक पवन पांडे और उनके साथ सत्तू पांडे, घनश्याम पाठक, आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी भी आए थे। लेकिन रेलवे ऑफिस के गेट पर ही शाही के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सूरजभान और उसके साथ ही भाग गए। पवन पांडे के लोग भी जान बचाकर निकले। इसी बीच कहते हैं कि भागते भागते सूरजभान सिंह की मुलाकात पवन पांडे से हुई, फैजाबाद के विधायक से। इस मुलाकात के दौरान इन लोगों के बीच बहुत ही ड्रामेटिक बातचीत हुई। अगर आप राजेश पांडे सर की किताब पढ़ेंगे वर्चस्व, तो एहसास होगा ना आपको कि बाहुबली लोग एकदम आपके सामने ही बात कर रहे हैं। एकदम डिटेल में पढ़ना हो तो आप उस किताब को जरूर पढ़िएगा, वर्चस्व, मजा आएगा। बाकी अभी हम फिलहाल इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो गाली गलौज से भरपूर इनके बीच जो भी बात हुई, उसमें यह तय हुआ कि हरिशंकर तिवारी तो चलो ठीक है, लेकिन इस वीरेंद्र शाही को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद सूरजभान सिंह ने कहा कि मेरे पास ना 4 AK-47 है, लेकिन देंगे तुम लोगों को एक ही शर्त पर, अगर अगले टेंडर में शाही खत्म हो जाए। अब सूरजभान सिंह की AK-47 वाले बात पर यूपी के फैजाबाद वाले विधायक सोचने लगते हैं, चला हम तो देखे भी नहीं है AK-47, और ये बिहारी बाहुबली कह रहा है कि एक सहिया को मरवाने के लिए 4 AK-47 दे देगा। इसलिए विधायक जी सोचते हुए कहते हैं ठीक है, शाही का काम तो हो जाएगा, पर ये बताओ AK-47 लाओगे कहां से भाई तुम? सूरजभान सिंह ने कहा कि अभी चलो मोकामा, घर से निकाल कर हाथ में रख देंगे। पांडे जी ने बहाना बनाते हुए कहा कि आज नहीं, रिश्तेदारी में कुछ काम वगैरह है, शादी है, हम कभी और आएंगे। इस पर सूरजभान सिंह ने अपना लैंडलाइन नंबर दिया और कहा कि आने से पहले इस पर फोन कर लीजिएगा, और जो भी फोन उठाए उन्हें सिर्फ यही कहना है कि दादा से बात करनी है। इसके बाद सूरजभान सिंह ये भी कहते हैं कि आप अपना नाम मत लीजिएगा, कहिएगा कि अशोक सिंह बोल रहे हैं गोरखपुर से। पवन पांडे ने अपनी डायरी में नंबर नोट किया और पूछा कि मैं समझा नहीं, अशोक सिंह के नाम से मैं क्यों फोन करूंगा? इस पर सूरजभान सिंह ने कहा कि पवन भाई आप विधायक हैं, लोग आपको जानते हैं, अपना नाम बताएंगे तो हमारे आसपास वाले भी अपना दिमाग चलाने लगेंगे। सूरजभान सिंह की इस बात को सुनकर पवन पांडे को लगा कि बात में गहराई तो है। इसके बाद ये सभी लोग जो है अपने अपने रास्ते हो गए। फिर 4 दिन बाद सत्तू पांडे, राजन तिवारी, श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे और सुधीर त्रिपाठी पवन पांडे के घर पर ही बैठे थे। तभी उनमें से एक सत्तू पांडे ने बात छेड़ दी कि वो जो बिहारी था वो बड़ा AK-47 की बात कर रहा था, हम लोग तो देखे भी नहीं हैं, उसके पास 4 होगा, हवाबाजी ही कर रहा होगा। जैसे ही सत्तू ये कहता है, इस पर पवन पांडे ने कहा नहीं सत्तू भाई, हम पता किए हैं, आदमी वजनदार है, मतलब कि उसमें ताकत है, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। देखिए पवन पांडे विधायक थे, उन्हें पता था कि बात सिर्फ असला की नहीं है। अगर सूरजभान सिंह की बात सच हो जाती है तो फिर करोड़ों के टेंडर का रास्ता खुलेगा, जिस पर शाही कुंडली मारकर बैठा हुआ है।
इसलिए उसने सत्तू से कहा, डायरी में नंबर है, मिलाओ फोन, पूछे कि कब आवे। सत्तू ने यह काम श्री प्रकाश शुक्ला को टरका दिया और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला को एक नया नाम मिलने वाला था, अशोक सिंह का। श्री प्रकाश शुक्ला ने पवन पांडे का कहा माना और फोन घुमा दिया और बोला, मैं फैजाबाद से अशोक सिंह बोल रहा हूं, दादा से बात करा दीजिए। 2 मिनट बाद सूरजभान सिंह लाइन पर आ गया। श्री प्रकाश ने फोन पवन पांडे की तरफ बढ़ा दिया। पवन पांडे ने दुआ सलाम करने के बाद पूछा कि भाई हम लोग कब आए। सूरजभान सिंह ने उन सभी को 1 दिन के बाद आने को कह दिया, यानी कि परसों। 3 दिन बाद ये सारे लोग मोकामा भी पहुंच गए। 3 जगहों पर उनसे पूछताछ और जांच पड़ताल हुई। फिर सूरजभान के आदमी सबको घर में ले आए। बातचीत के बाद सूरजभान ने इशारा किया और उसके एक आदमी काले रंग का क्रिकेट किट बैग लेकर आ गए। सूरजभान ने एक एक करके उसमें से 4 AK-47 निकाली और सबको दिखाई। सबने बारी बारी से AK-47 को अपने हाथ में लिया, छूकर देखा। इसके बाद उन्हें रात के खाने के बाद गंगा किनारे ले गए, जहां कहते हैं कि इन लोगों ने AK-47 का शक्ति प्रदर्शन किया। सूरजभान सिंह ने दिखाया इन लोगों को कि इसको चलाते कैसे है। मतलब एक बिहारी बाहुबली यूपी के विधायक और वहां के गैंगस्टर को सिखा रहे थे कि भाई AK-47 होता कैसे है और इसको चलाते कैसे हैं। इसके बाद सूरजभान सिंह ने कहा कि 2 लेकर जाओ, बाकी 2 हम टेंडर के दिन लेकर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि AK-47 उसी के हाथ में देना जिसमें जिगरा हो। इस पर विधायक ने तुरंत ही श्री प्रकाश शुक्ला को आगे कर दिया। यहीं पर सूरजभान सिंह और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच पहली बातचीत हुई और उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला से कहा कि इतना लंबा नाम लेने की आदत नहीं है हमें, आज से तुम अशोक सिंह हो। श्री प्रकाश ने सिर झुकाकर जी दादा कहा। इसके बाद वो लोग दोनों AK-47 भरी हुई मैगजीन और 100 कारतूस लेकर पवन पांडे के मोकामा वाले घर से निकल जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से। रेलवे के टेंडर की अगली तारीख में अभी 2 महीने का वक्त टल गया था वो, और अगली तारीख जो है वो 24 अक्टूबर 1996 की तय हुई। श्री प्रकाश शुक्ला और आनंद पांडे AK-47 का इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ रहे थे। इसी बीच शराब की दुकानों की नीलामी का टाइम आ गया। फैजाबाद की शराब की दुकानों का ठेका इस बार पवन पांडे और उसके भाई राकेश पांडे को लेना था। उस वक्त फैजाबाद में सतेंद्र सिंह उर्फ लंगड़ का आतंक था और शराब की नीलामी के वक्त जिला कचहरी में नीलामी में जाने वालों को वो धमकाता था। फिर फैजाबाद में ये बात तय हुई कि इस बार नीलामी से पहले सतेंद्र को मार देना है, नहीं तो इस साल भी नीलामी वही ले लेगा और कमीशन लेकर दुकानें अपने ठेकेदारों में बांट देगा। और सतेंद्र सिंह को पहले मारना इसलिए भी तय हुआ ताकि जो AK-47 लेकर आए हैं उसकी भी टेस्टिंग हो जाए। श्री प्रकाश ने बताया कि आजकल वो जो सतेंद्र है ना, जिप्सी से चलता है, साथ में 9mm पिस्टल रखता है और गाड़ी के पीछे असलाधारी बॉडीगार्ड भी होते हैं। इस पर किसी ने कहा कि ओवरटेक करके मार देंगे। श्री प्रकाश ने एकदम झुझुलाते हुए कहा, ओवरटेक करने देगा तब ना, कोई गाड़ी आगे निकलने की कोशिश करता है तो उनके लोग पहले ही बंदूक निकाल लेते हैं और यहाँ जिनकी गोली पहले निकली जीत उन्हीं की होती है। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने खुद ही प्लान बनाया। उसने कहा कि भले वो दूसरी गाड़ी को न जाने देता हो, पर जब कोई VIP गाड़ी पीछे से साइरन बजाते आती है ना, तो वो खुद मुंह निकाल कर बाहर देखता है कि आखिर कौन गुजर रहा है। उसी समय खोपड़ी छेद देंगे उसका। प्लान बन चुका था। इसके बाद एक मारुति कार पर VIP साइरन लगवाई गई, वो भी लखनऊ से। फिर 3 दिन पीछा करने के बाद 22 फरवरी 1996 को सतेंद्र उर्फ लंगड़ अपनी जिप्सी से सराय राशि के पास बाईपास पर जैसे ही मुड़ा, थोड़ी ही देर चलने के बाद इन लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया। आगे की बाईं सीट पर श्री प्रकाश शुक्ला खुद AK-47 लेकर बैठा था और सफेद मारुति जिसमें ये लोग बैठे थे उसके शीशों पर इन्होंने काली फिल्म चढ़ा दी थी, जिससे आगे की गाड़ी वाले ये न देख पाए कि पीछे की गाड़ी में है कौन। उन्हें लगे पूरा कि एकदम VIP गाड़ी ही गुजर रही है। जिप्सी में पीछे बैठे लंगड़ के रक्षकों ने ओवरटेक न करने का इशारा दिया। इस पर श्री प्रकाश ने धीरेन्द्र से कहा, गाड़ी तेज रफ्तार करके बराबर में ले आओ, फिर गाड़ी तेज करके साइरन बजा देना। धीरेन्द्र ने ऐसा ही किया। गाड़ी ओवरटेक करने की पोजीशन लेकर जैसे ही गाड़ी जिप्सी के पास गया, गाड़ी का VIP हूटर बज उठा। हूटर बजते ही लंगड़ ने साइड से सिर निकालकर देखना चाहा। दोनों गाड़ियों की रफ्तार इस वक्त
100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रही होगी। लंगड़ के सिर निकालते ही सिर प्रकाश ने AK का ब्रस्ट मूड झोंक दिया। करीब 20-25 गोलियां एक के बाद एक सीधे लंगड़ के सिर में समा गई। फिर 100 से भी ज्यादा रफ्तार में चलती हुई लंगड़ की गाड़ी सीधे किनारे में पलट कर नीचे खाई में जा गिरी। अब यहाँ लंगड़ के खात्मे के साथ ही AK-47 की टेस्टिंग हो गई थी। सिर प्रकाश एकदम खुश था। पहले तो लोग कांड करके लखनऊ लौटे, फिर इसी बीच जो है सिर प्रकाश शुक्ला ने मौका निकालकर कैसरबाग चौराहे के पास एक PCO से सूरजभान सिंह को मोकामा में फोन किया। अशोक सिंह बोल रहा हूँ दादा। फिर उसने सूरजभान को एकदम बड़े ही उत्साह के साथ ये खबर दी कि दादा अब अगली बारी तो शाही की है। देखते ही देखते 24 अक्टूबर की तारीख भी आ गई। सूरजभान अपने लाव लश्कर के साथ गोरखपुर आ गए। सिर प्रकाश शुक्ला, आनंद, सुधीर ने पहले ही होटल की व्यवस्था कर रखी थी। सूरजभान और उसके लोग सीधे होटल आ गए। बैठकर बातचीत हुई और तब ये तय किया गया कि शराब का ठेका लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन शाही खुद नहीं आएगा। उसे पूरा भरोसा है कि अब कोई विरोध नहीं होगा। अब बस उसके नाम पर ही लोग टेंडर लेना बंद कर देंगे। उसका इतना खौफ बढ़ चुका था। लेकिन उसे एक प्रोग्राम में गोलघर आना है। वहां से घर जाते समय या रेलवे की ओर आते हुए रास्ते में ही उसे ठोक देते हैं। टेंडर टल जाएगा। अब इससे ये होगा कि टेंडर टल जाएगा और अगली तारीख तय होगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम लोगों का ही राज चलेगा। चंद्रलोक लॉज के पास लॉज की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में से 2 गाड़ियां ली गई। एक गाड़ी में सिर प्रकाश की टीम, दूसरी गाड़ी में सूरजभान की टीम। दोनों टीम 2-2 AK-47 और बाकी के हथियार लेकर बैठ गए। वे सब वहीं इंतजार करते रहे कि शाही अपनी एम्बेसडर कार पर ड्राइवर के साथ दूर से आता दिखाई पड़े। इधर दोनों गाड़ियां स्टार्ट हुई। जैसे ही एम्बेसडर नजदीक आने को हुई, दोनों गाड़ियां उसी दिशा में रेंगने लगी। प्लान ये था कि दोनों तरफ से ओवरटेक करते हुए मार देंगे और साइड से निकल भी जाएंगे। शाही की गाड़ी के पीछे 3 गाड़ियां और थी, जिसमें शाही के लोग हथियारों के साथ बैठे थे। प्रोग्राम के मुताबिक शाही की गाड़ी के बाईं तरफ सिर प्रकाश शुक्ला की गाड़ी ओवरटेक करेगी और दाहिनी तरफ सूरजभान सिंह की गाड़ी और बीच में शाही का काफिला होगा। सूरजभान सिंह की गाड़ी ने अभी आगे बढ़ना शुरू ही किया था कि उल्टी दिशा से, मतलब उस तरफ से एक ट्रक आ गया। उसे रोकने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वो सामने से निकल गया और शाही की गाड़ी काफी आगे निकल गई। मतलब ये दोनों तरफ से घेरना चाह रहे थे, अब एक तरफ से कोई नहीं था। सिर प्रकाश ने बाईं तरफ से ओवरटेक कर लिया और ओवरटेक करते ही AK से ब्रस्ट फायर खोल दिया। गाड़ी में 20 गोली लगी। तब तक पीछे से सूरजभान सिंह की भी गाड़ी आ गई। गोलियों की गड़गड़ाहट से कई सारी गाड़ियां वहां रुक गई। शाही की गाड़ी पर इतनी गोली लगने के बावजूद उसका ड्राइवर गाड़ी को तेज रफ्तार से लेकर आगे निकल गया। भीड़ बढ़ती देखकर सिर प्रकाश और सूरजभान अपनी गाड़ियों को जिधर जगह मिला उधर से ही वो भाग निकले ताकि कोई पकड़ न सके उन्हें। अगले दिन अखबार में खबर में पता चला कि गोलीबारी में शाही की एक गनर की मौत हो गई थी। शाही को भी गोली लगी, लेकिन उसकी जान को कुछ नहीं हुआ। कुछ ही दिन अस्पताल में रहने के बाद वो स्वस्थ होकर घर भी लौट आया। कहते हैं इसी बीच सूर्यप्रकाश शुक्ला ने शाही को फोन करके धमकाना भी शुरू कर दिया, वो भी अशोक सिंह के नाम से, और ये कहने लगा कि तुम्हें होली से पहले ही निपटा दूंगा, गाली भी देने लगा। लेकिन सूर्यप्रकाश शुक्ला से भी ज्यादा शाही को न मार पाने का दुख सूरजभान सिंह को था। उन्होंने तुरंत विधायक पवन पांडे को फोन करके कहा कि शाही को तो मार नहीं पाए वादे के मुताबिक, अब मेरा AK-47 लौटा दो। जब पांडे ने यह बात शुक्ला को बताई तो इसे बहुत अफसोस हुआ कि वो दादा का काम नहीं कर पाया। फिर उसने खुद सूरजभान सिंह से बात की और तसल्ली देने की कोशिश की कि दादा एक मौका और दीजिए, हम सहिया को मार देंगे, होली से पहले ही मार देंगे। आपको पता है, कहते हैं इन तमाम गैंग वार के बीच ना शुक्ला और सूरजभान सिंह के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री जो है ना बिल्ड हो रही थी। मतलब सूर्यप्रकाश को क्राइम की दुनिया में उतारने वाले भले ही हरिशंकर तिवारी थे, लेकिन धीरे धीरे बिहार के सूरजभान सिंह सूर्यप्रकाश शुक्ला का गॉडफादर बनने लगे थे, जिन्होंने उसे समझाया कि अशोक, हमें तुम्हारे हिम्मत पर कोई शक नहीं है, जाबाज हो तुमने साबित कर दिया, लेकिन शेर अभी घायल है, उसे अभी छोड़ दो और तुम अभी हथियार लेकर लौट आओ। यही नहीं, कहते हैं कि इमोशनली सूरजभान सिंह ने प्रकाश से ये भी कहा, सूर्यप्रकाश शुक्ला से, कि काम हो जाता तो हमने भी सोचा था कि लखनऊ में एक कोठी बनवा लेते,
पर ठीक है, श्री प्रकाश शुक्ला को यह बात खल गई कहते हैं कि उसके नाकामी की वजह से ये सब हो रहा है। और फिर क्या, उसने इस मुहिम को पर्सनल बना लिया और उसने अपने लड़के शाही के पीछे छोड़ दिया। फिर चाहे वो पैदल चले या ट्रेन से, प्रकाश ने अब उसके हर मिनट का हिसाब रखना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि शाही एक दिन लखनऊ जा रहा है। श्री प्रकाश ने सोच लिया कि इस बार तो उसे निपटाना ही है, लेकिन वो खुद उसके पीछे नहीं जा सकता था और उस जमाने में फोन नया नया ही आया था, सबके पास नहीं था। लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का दिमाग इतना तेज था कि उसने इसका भी तरीका निकाल लिया। एक कॉमन जगह को उसने कम्युनिकेशन सेंटर बना लिया, यानी कि एक उसका पर्सनल किसी का ऑफिस जहाँ पे लैंडलाइन था। फिर तय ये हुआ कि जो लड़के उसका पीछा कर रहे हैं शाही का, ट्रेन पर जिस किसी भी स्टेशन पर वो उतरेंगे वहाँ के पीसीओ से उसी सेंटर पर वो कॉल करेंगे जहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर श्री प्रकाश जहाँ होगा वहाँ से वो भी वहाँ पर कॉल करेगा और उसे भी वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुछ इसी तरह से शाही का इन्फॉर्मेशन श्री प्रकाश शुक्ला फ़ोन कर करके पता करता रहा। शाही ट्रेन से जा रहा था और प्रकाश बाय रोड उससे पहले पहुँचने की कोशिश कर रहा था। दोनों लखनऊ पहुँचे, जहाँ से शाही अपने वीआईपी गेस्ट हाउस के अंदर चला गया और ये लोग पूरी रात वहीं इंतजार करते रहे। रात का अंधेरा छटा और अगली सुबह आई 31 मार्च 1997 की। उस वक्त सुबह के लगभग 8 बजे होंगे जब एक पेड़ की आड़ से श्री प्रकाश शुक्ला ने देखा कि शाही, उसके साथ एक महिला और एक आदमी और एक छोटा बच्चा पैदल ही महिला के मकान से निकलकर करीब 50 कदम दूरी पर एक दूसरे मकान के अंदर जो है चले गए। वहाँ कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था। शायद शाही को किसी बात का डर ही नहीं था वहाँ पर कि लखनऊ में उनको कौन क्या कर देगा। राज्य की राजधानी है, सुरक्षा है और वो इलाका भी एकदम पॉश है जहाँ पर हमेशा आसपास में पुलिस होते ही हैं। लेकिन शाही जैसे ही उस घर के अंदर गए, फौरन ही श्री प्रकाश शुक्ला जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी लेकर आया और बाहर जाने के रास्ते पर गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी। वहाँ पर पास में एक स्कूल भी था जहाँ पर बच्चों की छुट्टी हो रही थी। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, अपने बच्चे को लेने आए थे। कहते हैं कि उस दिन उन लोगों का रिजल्ट आया था, इस वजह से पेरेंट्स का भीड़ और भी ज़्यादा था। सभी अपने अपने बच्चे को लेने आए थे, बधाई देने आए थे। इसी भीड़ भाड़ में बाउंड्री के पास ये सारे लोग भी जाकर शामिल हो गए, छिप गए और उस घर से शाही के निकलने का इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद वीरेंद्र शाही, महिला और वो बच्चा उस मकान से निकलकर दूसरे मकान की तरफ जा रहे थे। इसी बीच श्री प्रकाश शुक्ला ने लपक कर पहले शाही को पीछे से गोली मारी और शाही गोलियों के लगने के वजह से वहीं औंधे मुंह गिर गया। श्री प्रकाश शुक्ला इतना खूंखार था और सनकी था कि उसे किसी का कोई डर नहीं था। गोली मारने के बाद वो भागा नहीं। लखनऊ जैसे शहर में मर्डर करने के बाद भी वो कहीं नहीं भागा। मैं बता रहा हूँ, भागा नहीं, बल्कि खून से लथपथ लाश के पास गया, अपने साथियों के साथ उसे पलटाया, फिर जोरदार आवाज में गाली देते हुए दोनों आंखों में 5-5 गोली दाग दी और कहा, इन्हीं आंखों से घूर घूर कर देखता था ना। इस पूरी घटना को स्कूल के लगभग 100 से ज्यादा मासूम बच्चे और उनके माँ बाप ने सांसें थाम कर देखी। सभी खौफजदा हो गए थे और जहां जगह मिल रही थी वहीं छिपे हुए थे। इसी बीच जब आंखों में गोली मारते समय शाही के शरीर में कुछ हरकत हुई, वो कहते हैं ना कि मोतियों की तरह बिखरती हुई सांस जो बची हुई थी, कुछ 1-2 सांस, उसमें जो शरीर में हरकत हुई और श्री प्रकाश शुक्ला ने उस हरकत को देख लिया तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने आसपास मौजूद किसी की परवाह नहीं की फिर से, और उसने चिल्लाते हुए कहा कि साला इस बार भी बच जाएगा। हार्ट किधर होता है, दाएं या बाएं? मतलब वो पूछ रहा था कि जो मरा है आदमी उसका हार्ट किधर है, दाएं या बाएं? श्री प्रकाश शुक्ला को इतना गुस्सा हुआ देख उसके साथ में आए साथी ने भी 10-10 गोली उसके दोनों साइड ही दाग दिया, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हार्ट किधर है। फिर शाही के लाश पर थूका और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। भागे नहीं, निकल गए। भागना होता तो एक गोली मारकर ही वो रफूचक्कर हो जाते जो कोई भी कातिल करता है। लेकिन ये भाई मतलब श्री प्रकाश शुक्ला की ये कहानी पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि उससे 1 रुपये का भी डर नहीं था। अब वीरेंद्र शाही भी भले ही मारा गया हो, लेकिन वो कोई आम आदमी था नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया वीरेंद्र प्रताप शाही था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शाही का अंत ऐसा हो सकता है।
पुलिस वहां पहुंची, लेकिन किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली। उन लोगों ने साक्षात एक हैवान को देखा था अपने सामने, जिसने इतनी खौफनाक मौत दी थी। उससे भला उसके बारे में कौन बोलता। इसके बाद वीरेंद्र शाही का मृत शरीर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पहले से ही दबाव में चल रही लखनऊ पुलिस और दबाव में आ गई। वीरेंद्र प्रताप शाही के अंतिम संस्कार में बहुत बड़ी संख्या में गोरखपुर से उनके परिजन और ढेर सारे समर्थक भी, और साथ ही राजनीतिक दलों के अनेक लोग इकट्ठा हुए। इसमें भारी पुलिस बल भी लगाया गया। जो सीनियर अधिकारी थे वो अपने ऑफिस से ही बैठकर कानून व्यवस्था को कायम रखने के में लगे हुए थे। साथ ही साथ जो है ना, ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब ये सब हुआ कैसे, कौन है इनके हत्या के पीछे। ज़्यादातर लोगों ने ये कयास लगाया कि वीरेंद्र शाही की पुरानी दुश्मनी तो गोरखपुर के बड़े बाहुबली हरिशंकर तिवारी से है, तो उन्होंने ही उन्हें मरवाया होगा। लेकिन वीरेंद्र शाही के उस अंतिम संस्कार में ही कहते हैं कि किसी सगे संबंधी ने अपने जानने वाले एक सब इंस्पेक्टर को बताया कि कोई बिहार का गैंग जो है ना, इन सभी चीज़ों के पीछे है। रेलवे के ठेके को लेकर झगड़ा चल रहा था और पिछले 6 महीने से कोई श्रीप्रकाश शुक्ला नाम का व्यक्ति इन्हें फ़ोन कर धमका रहा था। फिर जब राजेश पांडे को ये जानकारी मिली तो उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर को बुलाकर ये बात जानने की कोशिश की। उसने भी बस इतना ही बताया कि मारने वाला बहुत खूंखार अपराधी है और वो जानकारी देने वाले को भी मार देगा, इसीलिए कोई मुंह खोलेगा ही नहीं। तब पहली बार श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम पुलिस के जानकारी में सीरियसली आया, क्योंकि शाही के शरीर में उसने 125 गोलियां झोंकी थी। उसके शरीर से इतनी गोलियां निकली, आप सोचिए ये हत्या कितनी दर्दनाक रही होगी। तो ये थी कहानी वीरेंद्र शाही की हत्या की। लेकिन श्रीप्रकाश शुक्ला के हैवानियत का ये बस अकेला किस्सा है। इससे भी कई खौफनाक और दर्दनाक कांड जो है श्रीप्रकाश शुक्ला ने किए हैं, जो उसे एक सनकी हत्यारा बनाता है। यहाँ तक कि जिस विधायक की बात हम कर रहे थे ना, फैजाबाद के, आगे चलकर श्रीप्रकाश शुक्ला उसको भी मार देता है, जिसके कहने पर वो ये सब कुछ कर रहा है। जिसने उसे सूरजभान सिंह से मिलाया, उस पवन पांडे को भी वो मार देता है, वो भी सिर्फ अपने अय्यासी के चक्कर में। तो अगर आप चाहेंगे तो आगे मैं ये कहानी भी आपको ज़रूर सुनाऊंगा, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कहानी जाननी है या नहीं। बाकी अंत में मैं फिर से ये कहूँगा कि एक किताब है राजेश पांडे सर की, उन्होंने अपने जीवन के जो उनका कार्यकाल रहा यूपी में, उसके ऊपर ये किताब लिखी है जो श्रीप्रकाश शुक्ला के ऊपर ही है। तो इन सब कहानी को और भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वो किताब पढ़नी चाहिए। आपको पता चलेगा फिर कि ये सब कुछ कितना खौफनाक था। और अगर आप क्राइम पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये किताब वैसे भी आपको अच्छी लगेगी। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। बाकी इस तरह की कहानी देखने के लिए आप मुझे ज़रूर सुनिए यहीं पे, और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग कहानी सुनते हैं, देखते हैं, कुछ लोग शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।